साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एडू क्लासेस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। यहाँ पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जैसी तमाम हिंदी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आज की यह विशेष क्लास है असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट हिंदी मॉक टेस्ट पर आधारित। इसमें हम हिंदी साहित्य आदिकाल से आधुनिक काल तक अति महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक प्रश्नों का रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसमें आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, टेट, सीटेट, सेट, यूजीसी नेट, यूपीएचएससी, आरपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं और आप हिंदी विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और साथ ही यदि आपको हमारी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा बिल्कुल फ्री जो टेलीग्राम चैनल है एडू क्लासेस नाम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे लगभग आपको 400 से ज़्यादा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। ओके, तो चलिए पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप लोग अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं यहाँ पे आपको इन सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। ठीक है, तो नोट बुक लेकर बैठिएगा। यदि आप कहीं बाहर हैं तो आप घर जाके जो है नोट कर सकते हैं चीज़ों को, और जब भी आप हमारी क्लासेस को देखें तो बहुत ही शांत वातावरण में देखें जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो। ठीक है, तो चलिए बीच बीच में कुछ पुस्तकों पर भी चर्चा होती रहेगी और हमें कैसे तैयारी करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इस पर भी डिस्कशन होता रहेगा। क्योंकि ये व्याख्यात्मक क्लास है, जो फटाफट रिवीजन क्लास होती है तो उसमें हम सिर्फ फटाफट रिवीजन करते हैं प्रश्नों का। ठीक है, तो आज की क्लास व्याख्यात्मक है। पहला प्रश्न जो हमारा है साथियों वो है भक्ति काल से। भक्ति काल में जो प्रश्न दिया गया है वह है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। साथियों, यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं ऐसे प्रश्न तो आ जाए ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन यह ज़रूर कह सकती हूँ कि ये जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है। प्रत्येक प्रश्न एक टॉपिक है और आप उस टॉपिक को व्याख्यात्मक रूप से तैयार करेंगे तो निश्चित आपको जो है यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसी भी परीक्षा में। तो पहला प्रश्न जो है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, इस पर हम यदि चर्चा करें तो ये रसखान जी की रचना है। अब हम जानते हैं कि प्रेम वाटिका से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रेम वाटिका जो है ये 1614 में प्रकाशित रचना है और इसमें राधा कृष्ण का वर्णन किया गया है। किस रूप में वर्णन किया गया है ये भी हम चर्चा करेंगे। प्रेम वाटिका दोहा छंद में लिखी गई है, ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो आप नोट करेंगे कि ये 1614 में प्रकाशित दोहा छंद में लिखी रचना है जिसमें 53 जो दोहे हैं संकलित हैं। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि ये चौपाई में लिखी गई है या किस छंद में लिखी गई है। तो दोहा छंद में लिखी गई है प्रेम वाटिका, 53 दोहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न ऐसे बन सकता है कि किस रचना में रसखान जी ने किस रचना में जो है राधा कृष्ण को मालिन और माली मानकर प्रेमोद्योग का वर्णन किया है तो वो है प्रेम वाटिका। इसमें प्रेम वाटिका में कृष्ण और राधा जी को माली और मालिन के रूप में दिखाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जो रचनाकार हैं रसखान जी, इनका जन्म 1478 में हुआ है और इनका मूल नाम असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया है तो इनका मूल नाम है सैयद इब्राहिम। ठीक है, और ये कृष्ण काव्य धारा की रचनाकार हैं रसखान जी। 1478 जन्म समय है। तो आई होप आपको इस तरीके से जब आप तैयारी करेंगे तो बहुत शानदार तैयारी होगी और किसी भी परीक्षा में इससे बाहर और आएगा ही क्या, आ भी सकता है तो आप और अच्छे से तैयारी करेंगे। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, रसखान जी की है। 53 दोहों में लिखी गई है। कृष्ण और राधा जी का वर्णन किया गया है मालिन और माली के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है। अनघ नाटक जो है ये द्विवेदी युग के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी, जो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं। साकेत, भारत भारती, यशोधरा जैसी रचनाएं लिखी हैं इन्होंने। तो अनघ
जो है नाटक है, ऐसे पूछा जा सकता है कि अनग किस विधा की रचना है। तो अनग जो है गीत्य नाटक है, पहले तो आप नोट करेंगे ये गीत्य नाटक है। और हिंदी साहित्य का प्रथम जो है गीत्य नाटक कर्णाली को माना जाता है, जो जयशंकर शाह जी की रचना है और 1913 में प्रकाशित हुआ है। जैसे अंधा युग भी गीत्य नाटक है, 1955 में प्रकाशित है, धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो अनग जो है गीत्य नाटक है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, प्रकाशन है 1935। ओके, तो यहाँ पे आपका ये प्रश्न खत्म होता है, वी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ देखिए एवरी टॉपिक को आप ध्यान रखेंगे कि गीत्य नाटक, इनमें से गीत्य नाटक कौन सा है। जैसे मैंने कर्णाली बताया है, आपको अंधा युग बताया है, अनग बताया है, ये गीत्य नाटक है। अब आपको कौन सी पुस्तक पढ़ना चाहिए, तो आप यदि विशेष ध्यान देंगे सरस्वती पांडे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी आदिकाल से आधुनिक काल तक की। ठीक है, तो आप यदि विशेष ध्यान पुस्तकों पर देंगे तो उनमें से सरस्वती पांडे जो पुस्तक है उस पर विशेष ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि आप मार्गदर्शन किसी का भी लें, लेकिन फोकस पूरा आपको सेल्फ स्टडी पर करना चाहिए। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा आप अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। राइट, चलिए घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल साकृत्यायन जी। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो ये जो है घुमक्कड़ शास्त्र, ये क्या है, ये यात्रा साहित्य, यात्रा वृत्त है। ठीक है, यात्रा वृत्त है राहुल साकृत्यायन जी का। बांकीराम वृक्ष वेणीपुरी हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, सत्यदेव परिव्राजक हैं। इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप जो गोविंद पांडे सरस्वती पांडे जी की जो पुस्तक है उसमें यात्रा साहित्य जो दिया गया है उसको आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे अच्छे से, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न जो आपका है, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं। तो प्रेम सागर आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो है लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर। लेकिन आपको इसमें और विशेष ध्यान रखना है कि ये 1810 में प्रकाशित हुई थी और जो है इसमें जो आपका गीता का सार दिया गया है, भगवत गीता से संबंधित है ये रचना प्रेम सागर, लल्लू लाल जी की रचना है। लल्लू लाल जी की और भी जो रचनाएं हैं उनको पढ़ना है। सदल मिश्र जी की जो रचनाएं हैं, इंशाअल्लाह खान जी की जो रचनाएं हैं, बालकृष्ण भट्ट जी की जो रचनाएं हैं, उनको आप विशेष तौर पर पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो है, आत्मनिरीक्षण के लेखक कौन है। साथियों, आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम और भी ज़्यादा व्याख्यात्मक चीज़ें लाएंगे आप सभी के लिए, और भी विशेष प्रकार की क्लासेस लाएंगे जिससे आप लोगों की बेहतर तैयारी हो। आपको पता है ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, ऐड फ्री हैं, मतलब कहीं से भी इनमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। बस फ़ायदा ये है कि हमारे साथियों तक हमारी ये क्लासेस पहुँचेंगी और वो लोग और अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो लोग हिंदी साहित्य से जुड़े हैं, जो इंटरमीडिएट में हैं, जो हाई स्कूल में हैं, और जो स्नातक कर रहे हैं, जो अभी परास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में हैं, या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उन सभी तक ये क्लासेस पहुंचेंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। किसी एक इंसान की भी यदि इससे मदद मिलेगी उसको और उसको सफलता मिलेगी तो कितना अच्छा काम होगा हमारा, है ना। हमारा जो है हमारी मेहनत सार्थक होगी, क्योंकि मैं भी जो टाइम दूंगी यहाँ पे वो सार्थक होगी यदि किसी जो है आवश्यक जिसको इस चीज़ की आवश्यकता है उस तक ये क्लासेस पहुँचेंगी। ठीक है, तो आप लोग सहयोग करेंगे। तो चलिए प्रश्न पर आते हैं, आत्मनिरीक्षण के लेखक कौन हैं। तो आत्मनिरीक्षण जो है किसकी रचना है। यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वियोगी हरि है, गुलाब राय जी हैं और हरिभाऊ उपाध्याय जी हैं, सेठ गोविंद दास जी हैं। तो यहाँ पे आत्मनिरीक्षण जो है रचना वो है सेठ गोविंद दास जी की। आप नोट करेंगे आत्मनिरीक्षण जो है आत्मकथा है सेठ गोविंद दास जी की, 1958 में ये प्रकाशित हुई थी। और आत्मकथा और यात्रा वृत्तांत डायरी इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसके लिए जो गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की जो पुस्तक है वो आप ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है,
और वियोगी हरि की जो आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह 1948 में प्रकाशित हुई है। हरि भाव उपाध्याय जो हैं इन्होंने साधना के पथ पर 1946 में इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है। और बाबू गुलाब राय जी जो हैं इनकी रचना है मेरी असफलताएं 1946 में ही प्रकाशित हुई है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे और नोटबुक में लिखेंगे, रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा विशेष अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? तो पृथ्वी प्रदक्षिणा सी ऑप्शन शिव प्रसाद गुप्त। अब पृथ्वी प्रदक्षिणा जो है ये भी यात्रा वृतांत है और पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त की है। 1914 में ये प्रकाशित हुई है। मौलवी महेश प्रसाद जी जो हैं इनकी रचना है मेरी ईरान यात्रा 1930 में प्रकाशित हुई है। राहुल सग्रत्यान जी ने लिखी है मेरी लद्दाख यात्रा 1939 में प्रकाशित हुई है। और जो सत्यदेव परिव्राजक हैं इन्होंने लिखी है मेरी जर्मन यात्रा 1926 में। तो आपको देखिए किताबों पर ज़्यादा फोकस करना ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करना चाहिए, तभी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और सफलता हासिल कर पाएंगे। और मैं फिर से एक बार यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैं ये क्लास बना रही हूँ तो एक आपको हिंट दे रही हूँ कि इन विषयों पर आप फोकस करें। आत्मकथा को कहाँ से पढ़ें और कितना टाइम दें। एक बार में तो कुछ भी याद नहीं होता है साथियों। जब आप बार बार रिवीजन करेंगे, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। क्योंकि अब कोई मशीन तो है नहीं हम जो सारी चीज़ें फीड हो जाएंगी और हमेशा याद रहेंगी, है ना। चलिए, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? अभी जो प्रश्न बन रहे हैं ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन अभी आपसे ऐसे पूछा जाए इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं हैं, तो ऑप्शन होंगे। पहले तो इस तरीके से ऑप्शन रखे जाएंगे, उसके बाद में ए बी होगा, बी सी होगा, ए बी सी डी होगा, तो आपको सही चुनना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 जो रचनाएँ हैं वो अमृतलाल नागर की हैं और एक रचना किसी अन्य रचनाकार की है, ठीक है। और अभी जो है 2 रचनाएं किसी और की रख दी जाएंगी, 2 रचनाएं किसी और की रख दी जाएंगी और इस तरीके से प्रश्न बन जाता है। या 3 रचनाएं किसी और की हैं, एक रचना किसी अन्य रचनाकार की है, इस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। लेकिन रचनाकार वही है साथियों, यह ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे कहूँगी कि अमृतलाल नागर के उपन्यास जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अमृतलाल नागर जी के जो भी उपन्यास हैं वो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, चाहे आप वो उनको ट्रिक से याद कर रहे हैं या आप रट के याद कर रहे हैं या समझ के याद कर रहे हैं, जैसे भी याद कर रहे हैं, प्रकाशन वर्ष के साथ उनको एकदम से कंठस्थ करना है, तब जाके आप सफल होंगे। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? तो सुहाग की नुपुर जो है इनका, सुहाग की नुपुर 1960 में प्रकाशित हुआ है। और इसमें जो विशेषता है, इसमें जो वर्णन किया गया है वो किया गया है इस रचना में मध्यकालीन कुल वधुओं और नगर वधुओं का वर्णन किया गया है सुहाग की नुपुर में। मानस का हंस 1972 में प्रकाशित है, अमृतलाल नागर की ही रचना उपन्यास है, जिसमें तुलसीदास जी का वर्णन किया गया है, तुलसीदास जी के जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है। और बूंद और समुद्र जो है 1956 में प्रकाशित हुआ है उपन्यास। तो इसमें जो है लखनऊ का वर्णन किया गया है, लखनऊ के चौक से के रूप में भारत की विभिन्न छवि का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे 3 जो रचनाएं हैं अमृतलाल नागर की हैं। वहाँ की भूले बिसरे चित्र जो है ये आपके भगवती चरण वर्मा जी का है और 1959 में प्रकाशित हुआ है, जिसमें आपके इस उपन्यास में 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्यों के परिवर्तन की कथा दी गई है। सुहाग के नुपुर 1960, मानस का हंस 1972, बूंद और समुद्र 1956, ये तीनों ही उपन्यास अमृतलाल नागर के हैं। एक प्रश्न और ऐसे बन सकता है कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ का वर्णन है? तो बूंद और समुद्र। ऐसे पूछा जा सकता है कि अमृतलाल नागर के बूंद और समुद्र उपन्यास में किस शहर का वर्णन है? तो लखनऊ का। आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। मानस का हंस, खंजन नयन 1981, खंजन नयन जो अमृतलाल नागर जी का है उसमें सूरदास जी का वर्णन है, सूरदास जी के जीवन वृत्त का वर्णन है। और प्रश्न बना भी है कि अमृतलाल नागर के कौन से उपन्यास जो हैं वो कवियों पर आधारित हैं, कवियों के जीवन वृत्त पर आधारित हैं? तो मानस का हंस और खंजन नयन दोनों ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? तो सुरेंद्र वर्मा जी ने कौन सा नाटक जो है
नहीं लिखा है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो साथियों आप देखेंगे कि 1 दूनी 1 सुरेंद्र वर्मा जी का ही है और यह 1987 में प्रकाशित हुआ। 1 दूनी 1 1987 और सेतुबंध इनका जो है 1972 में प्रकाशित हुआ है। वहीं कैद ए हयात जो है ये 1993 में प्रकाशित है सुरेंद्र वर्मा जी का। लेकिन मादा कैक्टस 1959 में प्रकाशित नाटक लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। और ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं या विधा पूछी जाएगी इनमें से किस ये जो है नाटक विधा नहीं है या उपन्यास विधा नहीं है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए मादा कैक्टस 1959 लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल शंकरात्यायन का नहीं है। देखिए नहीं पर विशेष ध्यान रखेंगे और अभी प्रश्न बन रहे हैं ऐसे, या सत्य है या असत्य है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम, टीजीटी पीजीटी एग्जाम सभी में। बस आप पता है अगर आप असफल होते हैं तो कहीं एक आध नंबर से तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसके लिए तो एक ही है कि आप निरंतर अभ्यास करें और निरंतर प्रयास करें। इस बार नहीं हुआ, अगली बार होगा सिलेक्शन 1 नंबर, अगली बार हम 4 नंबर फास्ट आगे बढ़ेंगे, है ना। 10 नंबर और ज़्यादा एक्स्ट्रा आए उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन हाँ मेहनत करनी पड़ेगी और निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जाके सफलता मिलती है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने भाग्य को स्वयं बनाते हैं, तराशते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो लगातार डटे रहते हैं, उन्हीं का जो है उन्हीं को सफलता मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल शंकरात्यायन का नहीं है। तो आप नोट करेंगे सिंह सेनापति, जय योद्धे, दिवोदास, ये तीनों ही उपन्यास राहुल शंकरात्यायन जी के हैं। व्यतीत जो है जैनेन्द्र जी का उपन्यास है जो 1953 में प्रकाशित हुआ है, व्यतीत जैनेन्द्र। ठीक है, अब यहाँ आप नोट करेंगे कि सिंह सेनापति 1842 में प्रकाशित हुआ है और इसमें वैशाली और तक्षशिला के गढ़ राज्यों की कथा का वर्णन किया गया है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं। और जय योद्धे जो है 1944 में प्रकाशित हुआ है। इस रचना में यमुना, सतलज और हिमालय के बीच स्थित योद्धे राज्य की अवसान की कथा का चित्रण है। और दिवोदास इसमें आर्यों के कुंठा रहित जीवन का वर्णन है जो 1961 में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो साथियों बहुत ही शानदार प्रश्न है और किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, आप लोग नोट करिएगा। मैंने एक क्लास बनाई भी है जिसमें लगभग 20 से 25 पंक्तियाँ ऐसी मैंने दी हैं जो बराबर रिपीट होती हैं प्रत्येक परीक्षा में। तो आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आपको क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप वीडियोज में देख लेंगे। ठीक है, तो ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। अगली बार प्रश्न ऐसे बन सकता है कि यह पंक्तियाँ किस रचना से हैं। तो कामायनी से हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं। ये किस सर्ग से ली गई है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। ये पंक्ति किस पात्र की है, श्रद्धा की है, इड़ा की है या मनु की है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो ये चीज़ें आपको डिटेल से पढ़नी है। आप पुस्तक में पढ़ेंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। आप नोट करेंगे और रिवीजन करेंगे। ओके, सुमित्रानंदन पंत का समय जो है 1900 है, अज्ञे जी का 1911 है, रामनिरेश त्रिपाठी का 1889 है, जयशंकर प्रसाद जी का भी 1889 समय है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की, ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है आपका भाषा से, और ऐसे प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी लेवल के एग्जाम्स में पूछा जाता है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, जहाँ पे कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। तो ए ऑप्शन जो औ है उसमें कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। और का, ऐ, त ये किससे संबंधित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए कुछ चीज़ें हैं आपके लिए हैं, आप लोग भी जो है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि आप एक अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं। तो ज़रूर आपको ऐसा पता होना चाहिए, चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, है ना।
तो पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है, और ये भी हट करके मत बैठिए कि हम आंसर जो है सिर्फ परीक्षा हॉल में जाके ही देंगे और वहाँ की कहीं नहीं, तो ये आपके लिए थोड़ा घातक होगा। इसलिए जहाँ भी आप टेस्ट दे रहे हैं किसी भी यूट्यूब चैनल पर या जहाँ भी, तो जब आप किसी क्वेश्चन को टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी व्याख्या अपनी दूसरी नोटबुक पर जरूर लिखें, या जिस भी चैनल पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी व्याख्या यदि आपको पता है तो वहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे क्या होगा, वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो आपको पता है जो हमारा दिमाग है वो कुछ दिनों में चीज़ें भूल जाता है, तो ऐसे आपको हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, ये आप सभी के लिए है। मैं मतलब हो सकता है आप लोग मुझसे भी ज़्यादा जानते हों चीज़ों को, लेकिन मैं जो चीज़ें देखती हूँ, जो सीखती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म जो है, देखिए अवधी, ए ऑप्शन देखेंगे तो अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी की है। सी ऑप्शन देखेंगे तो छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी की है। अब बी ऑप्शन देखेंगे तो उसमें बघेली जो है पूर्वी हिंदी से है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी से संबंधित हैं। तब आप डी ऑप्शन में जाएंगे, देखेंगे खड़ी बोली, बुंदेली। ठीक है, खड़ी बोली, बुंदेली दोनों ही ऑप्शन पश्चिमी हिंदी से संबंधित हैं, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौजी, व्रज, बांगरू पश्चिमी हिंदी से संबंधित हैं। तो यहाँ पे जो कन्नौजी, ब्रिज, बांगरू, खड़ी बोली, बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी से संबंधित है और सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे भाषा से संबंधित है। यहाँ पे शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो वो वाक्य ही हो जाता है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब शब्द वाक्य बनेगा तो वाक्य ही बनेगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो हमारा अगला प्रश्न है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है पद। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे पद कहते हैं। अगला प्रश्न है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो अर्धमागधी से है आपकी पूर्वी हिंदी निकलती है और पूर्वी हिंदी से निकलती है बघेली, तो वी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। बांगरू, व्रज भाषा ये सौरसेनी से निकले हुए हैं, और डी भोजपुरी जो है मागधी से निकली हुई है, जो बिहारी में जाती है। बिहारी की है भोजपुरी, मैथिली, मगही ये आपकी बिहारी से निकलती हैं। बघेली और जो है पूर्वी हिंदी से निकलती है, जो पूर्वी हिंदी और अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है। प्रश्न नंबर अगला हमारा जो है वो है भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। तो भाषा काव्य संग्रह जो है ए ऑप्शन हो जाएगा महेश दत्त जो है, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा महेश दत्त शुक्ल। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जो भाषा से संबंधित है। भाषा काव्य संग्रह जो है 1873 में ये प्रकाशित रचना है। साहित्य का इतिहास है विधा इसकी, तो आप लोग नोट कर लेंगे भाषा काव्य संग्रह 1873। और कैसे भी प्रश्न बन सकता है आपका, है ना, तो आप इसको नोट करेंगे ये ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और है बहुत ही शानदार। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है सी ऑप्शन अणु भाष्य। वल्लभाचार्य अष्टछाप से संबंधित है, पुष्टि मार्ग से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं। तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं ये डी ऑप्शन हो जाएगा नरोत्तम दास जी की पंक्ति है। और उत्तम जाति ब्राह्मणी ये रहीम दास जी की पंक्ति है, रहीम बी ऑप्शन में है। लेकिन पानी परात को हाथ छुओ नहीं ये नरोत्तम दास जी की पंक्ति है और किसी भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। प्रश्न नंबर 18 है कि तुलसीदास के गुरु थे, तुलसीदास जी के कौन गुरु थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा नरहरियानंद। और नरहरिनंद जो है बिहारी जी के गुरु थे, याद रखेंगे आप लोग। नरहरियानंद जो है तुलसीदास जी के गुरु थे, रामायण जी भी हैं लेकिन नरहरियानंद जो है इनके शिक्षा गुरु कहे जाते हैं। 19 नंबर है कवित्त रत्नाकर किस कवि की कृति है। तो कवित्त रत्नाकर जो है सेनापति की रचना है और सेनापति जी का समय जो है 1589 है, याद रखेंगे। केशवदास 1555, भिखारीदास 1725 और जो है
पद्माकर 1753, ये क्रम है, आप नोट कर सकते हैं। केशवदास 1555, फिर सेनापति 1589, उसके बाद भिखारीदास 1725 और पद्माकर 1753। ये जो है क्रम लगाने के लिए आता है। कवित्त रत्नाकर राम काव्य पर आधारित रचना है। सिंह की रचना है, केदारनाथ सिंह की रचना है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे केदारनाथ सिंह ए ऑप्शन में है। उत्तर कवि नामक कविता किस कवि की है? केदारनाथ सिंह की है और 1997 में ये प्रकाशित हुई थी। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे और मिलेंगे किसी अगली क्लास में। आप सभी को ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और किसके लिए आप क्लासेस चाहते हैं, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिए, जिससे हमारे साथ और लोग भी जुड़ें। ओके, और हम और बेहतर तैयारी करें। और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जब आप ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो फिर हम किसी टाइम पर लाइव सेशन भी रखेंगे। आप सभी हमें बताएंगे उचित समय। आप लोग अपना अपना मत ज़रूर प्रस्तुत करिएगा कि लाइव सेशन किस टाइम रखा जाए। वैसे मैं यदि रख सकती हूँ तो रात में ही रख सकती हूँ, वही 8 से 10 के मध्य में। तो मैं जहाँ तक संभव मानती हूँ कि मैं 10 बजे लाइव आ सकती हूँ रात्रि में। तो आप सभी लोग अपना अपना डाटा बचा के रखेंगे जब लाइव आएंगे, है ना। तो रात्रि 10 बजे मेरे लिए सही है। आप लोग मुझे बताएंगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमें बताएंगे समय, उसी पर हम लाइव आएंगे। ठीक है, तो अभी तो नहीं, लेकिन हाँ, जो अगला नया साल आ रहा है, नया साल तो हमारे लिए हर दिन नया होता है। बाकी तो जो चल रहा है उसी परंपरा में हमें चलना है ना। तो नया साल जो आएगा हम उसी में सोचेंगे कि हमें लाइव सेशन किस समय करना चाहिए और हमारे कितने मित्र चाहते हैं कि हम लाइव सेशन करें। और आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे साथ इतने लंबे टाइम तक जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।